दोस्तों अगर आप भी एक फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपने सोचा है कि आप भी वही वाला फ़ोन लेंगे जो आपके फ्रेंड ने लिया है या फिर आपके किसी रिश्तेदार ने आपको रिकमेंड किया है कि ये वाला फ़ोन ले लो, या फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा है जिसमें बोला गया है कि ये वाला फ़ोन टॉप का फ़ोन है इस प्राइस रेंज में, तो ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं, जिससे आपकी सिर्फ नीड सेटिस्फाई नहीं होगी बल्कि आपके पैसे भी बचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो फ़ोन लेने वाले हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, मतलब कि आप जब फ़ोन को यूज़ करेंगे तो कहीं वो स्लो तो नहीं हो जाएगा या लैग तो नहीं करेगा। तो इसलिए आपको चेक करना होता है कि उस फ़ोन में रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, स्टोरेज कितनी है और उसमें जीपीयू कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। जो भी कुछ आप अपने फ़ोन में करते हैं, चाहे फोटो खींचना हो, गेमिंग करना हो, वीडियोस देखना हो, वो सब डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर में। प्रोसेसर आपके फ़ोन का ब्रेन होता है। जो भी कुछ आप अपने फ़ोन में करते हैं वो सारा आपका प्रोसेसर हैंडल करता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए सही है? तो दोस्तों प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है कि उसमें कोर्स कितनी है, उसकी क्लॉक स्पीड कितनी है और उसका आर्किटेक्चर क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्स की। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा कोर्स एक प्रोसेसर में होती है उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस उस प्रोसेसर की होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे अभी सिर्फ 2 हाथ हैं, तो मैं जो भी काम करूंगा मैं सिर्फ 2 हाथों से काम कर सकूंगा और जो मेरा आउटपुट होगा वो मेरे 2 हाथों पे ही डिपेंडेंट रहेगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास जो है 4 हाथ हैं, तो मैं अपने 4 हाथों से 2 हाथों से ज़्यादा काम कर पाऊंगा और मेरा जो अब आउटपुट है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और मेरी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए मेरे 8 हाथ हैं, तो मैं 4 हाथों से भी ज़्यादा काम कर पाऊंगा और मेरी जो स्पीड है वो और बढ़ जाएगी। तो यही होता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो डुअल कोर है, मतलब उसके 2 हाथ हैं, ऑक्टा कोर है मतलब 8 हाथ हैं, हेक्सा कोर है मतलब उसके 6 हाथ हैं, क्वाड कोर है मतलब 4 हाथ हैं। तो जितने ज़्यादा कोर्स होते हैं प्रोसेसर में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस उस प्रोसेसर की होती है। दोस्तों कोर्स के साथ ही प्रोसेसर की परफॉर्मेंस क्लॉक स्पीड पे भी डिपेंडेंट होती है। आपने अक्सर सुना होगा 1.2 गीगाहर्ट्ज़, 1.5 गीगाहर्ट्ज़ या 2.2 गीगाहर्ट्ज़, ये सब प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड होती है। क्लॉक स्पीड का मतलब होता है कि 1 सेकंड में आपका प्रोसेसर कितनी साइकिल्स एग्जीक्यूट कर सकता है। 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है कि आपका प्रोसेसर 1 बिलियन साइकिल्स एग्जीक्यूट कर सकता है पर सेकंड। जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी प्रोसेसर की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि आपकी जो कोर्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका डिजाइन कैसा है। सबसे ज्यादा फेमस जो आर्किटेक्चर है दोस्तों वो है बिग लिटिल आर्किटेक्चर। इसमें आपकी जो कोर्स होती है वो डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है वो हाई परफॉर्मेंस होता है लेकिन लो पावर एफिशिएंट होता है, जो कि बड़े टास्क को हैंडल करता है, लेकिन उसकी जो पावर एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। जो लिटिल वाला पार्ट होता है वो आपके जो लो टास्क होते हैं जिनमें ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होती है वो हैंडल करता है, लेकिन इसकी जो पावर एफिशिएंसी होती है वो काफी ज्यादा होती है। ऐसे में आपका जो फोन है वो ओवरऑल पावर एफिशिएंट भी हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कैसा प्रोसेसर चाहिए? दोस्तों आपका सिलेक्शन होना चाहिए आपके यूसेज के अकॉर्डिंग। अगर आप लाइट यूसेज करते हैं अपने फोन में, मतलब कि आप सिर्फ कॉल्स करते हैं, थोड़ी बहुत ब्राउजिंग करते हैं या थोड़े बहुत लाइट गेम्स खेल लेते हैं, तो आपको कुछ ज्यादा हैवी प्रोसेसर की जरूरत नहीं है। आपके लिए क्वाड कोर या हेक्सा कोर विद 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 2 गीगाहर्ट्ज़ के क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर सही रहेगा, जिसमें कि आपका स्नैपड्रैगन 400 सीरीज के प्रोसेसर आ जाते हैं, या फिर आप मीडियाटेक के जी सीरीज के G60 या G70 भी आपके लिए सही रहेंगे, या मीडियाटेक के P सीरीज के प्रोसेसर भी आपके लिए सही रहेंगे। दोस्तों अगर आप मीडियम लेवल यूसेज करने वाले हैं अपने फोन में, मतलब कि आप थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग करने वाले हैं, 4-5 ऐप्स खुली रहेंगी, फोटोज भी खींचना चाहते हैं, मॉडरेट लेवल की गेमिंग भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको जो प्रोसेसर की स्पीड होनी चाहिए 1.5 से 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में, और हेक्सा कोर से लेकर ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर आपके लिए सही रहेगा। इसमें स्नैपड्रैगन के 600 सीरीज के जितने भी प्रोसेसर है वो आपके लिए सही रहेंगे, या मीडियाटेक के जी सीरीज के G80 या G70 भी आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों मीडियाटेक के P सीरीज के प्रोसेसर भी आपके लिए सही रहेंगे। अगर आप अपने फ़ोन में हैवी यूसेज करने वाले हैं, मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने वाले हैं, हाई लेवल की गेमिंग भी करना चाहते हैं और आप वीडियो कॉल्स भी करना चाहते हैं अच्छी, या वीडियो रिकॉर्ड्स करना चाहते हैं, फोटो खींचना चाहते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको थोड़े हाई लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए होगी अपने फ़ोन से। ऐसे में आपके जो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है वो 2.2 से 2.8 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में या उससे ज़्यादा भी हो तो अच्छा रहेगा, और ऑक्टा कोर प्रोसेसर तो होना ही चाहिए। ऐसे में आपके लिए स्नैपड्रैगन के 700 या 800 सीरीज के प्रोसेसर सही रहेंगे, या फिर मीडियाटेक के G80 या G90
प्रोसेसर भी आपके लिए सही रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रोसेसर के नेम के आगे जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही अच्छा प्रोसेसर होता है। जैसे कि G70 बेटर है G60 से, G90 बेटर है G70 से। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा प्रोसेसर सही रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं जीपीयू की। जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके फोन के ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है। आप अपने फोन में जो भी ग्राफिक्स देखते हैं, जैसे कि आपके फोन में जो एप्स के आइकन है या फिर आप गेमिंग करते हैं, तो जो गेमिंग की क्वालिटी होती है वो आपके जीपीयू पे डिपेंडेंट होती है। दोस्तों आपको फोन में एक इंटीग्रेटेड जीपीयू मिलता है जो कि आपके प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेटेड होता है, तो इसलिए आपको इसको सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। अगर आपके फोन में एक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो आपको मोस्टली एड्रीनो का जीपीयू मिलेगा, और अगर आप एक सैमसंग या हुआई का फोन ले रहे हैं तो उसमें आपको माली का जीपीयू मिल जाता है। जीपीयू का भी फंडा प्रोसेसर की तरह ही है, जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही अच्छा जीपीयू की परफॉर्मेंस होती है। दोस्तों बात कर लेते हैं रैम की। आपने अक्सर सुना होगा कि इस फोन में 3GB रैम है, 4GB रैम है, 6GB रैम है या 8GB रैम है। रैम का असली यूज होता है मल्टीटास्किंग के लिए। जितनी ज्यादा रैम आपके फोन में होगी उतनी अच्छी मल्टीटास्किंग आप अपने फोन में कर पाएंगे। आपका जो प्रोसेसर होता है वो आपकी रैम को यूज करता है क्विकली एक्सेस करने के लिए ऐप्स को, ताकि आपको एक स्मूथ और लैग फ्री एक्सपीरियंस मिले। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी रैम चाहिए? दोस्तों इसका फंडा भी सेम प्रोसेसर की तरह ही है, ये आपके यूसेज पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने फोन का लाइट यूसेज करने वाले हैं, जैसे कि आप लाइट गेम्स खेलेंगे, हल्की फुल्की ब्राउजिंग कर लेंगे और आपको ज्यादा मल्टीटास्किंग भी नहीं करनी है, तो आपके फोन में एटलीस्ट 3GB रैम होनी चाहिए। और अगर आप मॉडरेट लेवल के न्यू गेम्स खेलना चाहते हैं, 8 से 10 ऐप्स यूज करना चाहते हैं, ब्राउजिंग करना चाहते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो आपके फोन में एटलीस्ट 4GB रैम होनी चाहिए। अगर आप अपने फोन में हाई लेवल की गेमिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, 12 से 15 ऐप्स एक साथ यूज करना चाहते हैं, तो आपके फोन में एटलीस्ट 6GB रैम होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने फोन को 2 से 3 साल तक यूज करने वाले हैं और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए फोन लेने वाले हैं, तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके फोन में एटलीस्ट 8GB रैम होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले जो गेम्स होंगे, जो एप्स होंगी, वो थोड़ी हैवी होंगी, उनको जो प्रोसेसिंग पावर चाहिए होगी, जो रैम चाहिए होगी, वो थोड़ी ज्यादा होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंटरनल स्टोरेज की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने फोन में सिर्फ 75% स्टोरेज ही आपके एक्चुअल यूसेज के लिए मिलती है। बाकी की जो स्टोरेज होती है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी एप्स, ग्राफिक्स वगैरह में यूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 16GB की स्टोरेज के साथ एक फोन खरीद रहे हैं तो आपको 11GB के आसपास ही स्टोरेज मिलेगी, और अगर आप 32GB की स्टोरेज वाला फोन खरीद रहे हैं तो आपको 24GB के आसपास ही स्टोरेज मिलेगी, और अगर आप 64GB की स्टोरेज वाला फोन खरीद रहे हैं तो आपको 50GB के आसपास की स्टोरेज मिलेगी आपके एक्चुअल यूसेज के लिए। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक लाइट यूजर भी हैं तो एटलीस्ट 32GB स्टोरेज वाला फोन आप जरूर खरीदें, और कोशिश करें कि उसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन भी आपको जरूर मिले। दोस्तों बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले जितनी बड़ी होती है, जितनी अच्छी होती है, उस फोन को यूज करने में उतना ही मजा आता है, और जैसे जैसे फोन का साइज बढ़ता है उस फोन को हैंडल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, उसका वेट भी बढ़ता जाता है और उसका बैटरी कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको एक ऐसा फोन देखना चाहिए जो कि बेजल लेस हो, या फिर जिसकी जो बेजल्स हो काफी कम हो। ऐसे में आपको डिस्प्ले तो बड़ी मिल जाती है, लेकिन फोन का साइज उतना ही रहता है, उसका वेट भी उतना रहता है, आपको हैंडल करना भी ईजी होता है। दोस्तों डिस्प्ले में पैनल का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज की डेट में आपको IPS LCD या OLED के पैनल्स मिल जाएंगे। OLED पैनल्स ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं IPS LCD पैनल से, क्योंकि इनमें जो कलर होता है वो ज़्यादा वाइब्रेंट होता है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा बेहतर आता है, और इनमें बैटरी कंजम्पशन भी कम होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप OLED पैनल वाला ही डिस्प्ले प्रीफर करें, चाहे आपके 500-1000 रुपए ज़्यादा ही क्यों ना लग जाए। दोस्तों फोन की डिस्प्ले में रेजोल्यूशन भी काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि फोन की डिस्प्ले में कितने पिक्सल्स हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं, पिक्चर क्वालिटी उतनी क्लियर होती है, उतनी अच्छी होती है। तो आपने सुना होगा कि इस फोन का रेजोल्यूशन HD है, फुल HD है या क्वाड HD है। दोस्तों HD रेजोल्यूशन में आपको मिलते हैं 1280 by 720 पिक्सल्स। फुल HD डिस्प्ले में आपको मिलते हैं 1920 by 1080 पिक्सल्स। अगर आप अपने फोन में ज्यादा वीडियोस नहीं देखने वाले हैं, बिल्कुल लाइट यूसेज करने वाले हैं, तो आपके लिए HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले सही रहेगी। और अगर आप ज्यादा वीडियोस देखने वाले हैं, बहुत सारी एप्स यूज करने वाले हैं, वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, तो आपके लिए फुल HD रेजोल्यूशन सही रहेगी। पर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप एटलीस्ट फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले जरूर लें, चाहे आपके थोड़े एक्स्ट्रा पैसे क्यों ना लग जाए। दोस्तों डिस्प्ले में HDR और नॉन HDR डिस्प्ले भी आती है। HDR डिस्प्ले जो होती है उनमें जो कलर होते हैं ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं, ज्यादा कॉन्ट्रास्ट आता है, और जो पिक्चर होती है उनकी क्वालिटी काफी क्लियर होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप HDR इनेबल्ड डिस्प्ले ही प्रेफर करें। साथ ही में दोस्तों आप ऐसी स्क्रीन प्रेफर करें जिसमें किसी टाइप का प्रोटेक्शन अवेलेबल हो, जैसे कि गोरिल्ला ग्लास लगा हो, जिससे कि आपकी जो स्क्रीन है वो प्रोटेक्टेड रहे। दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरास की। अगर आप भी ये सोचते हैं कि अगर किसी फोन में जो मेगापिक्सल है वो ज्यादा है तो उस फोन का कैमरा अच्छा है,
तो यहाँ पे आप थोड़े से गलत हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ मेगापिक्सल पे किसी फोन का कैमरा डिपेंडेंट नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि उस कैमरे का अपर्चर कितना है, उस कैमरे में जो लेंस लगा है उसकी क्वालिटी कैसी है, ऑटो फोकस सिस्टम कौन सा लगा हुआ है, बैलेंसिंग सिस्टम कौन सा लगा हुआ है, नंबर ऑफ कैमरास कितने हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है कि किसी फोन का कैमरा कैसा होता है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अपर्चर की। तो अपर्चर को हमेशा f बाय एक नंबर से डिनोट किया जाता है, और नंबर जितना ही छोटा होता है अपर्चर उतना ही बड़ा होता है। अपर्चर आपका जो कैमरा है उसकी ओपनिंग को बोलते हैं, और ओपनिंग जितनी बड़ी होती है उतनी ज्यादा लाइट आपके कैमरा के सेंसर में पड़ती है और उतनी अच्छी फोटो आती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा फोटो खींचने के शौकीन हैं और आपको फोटो खींचना अच्छा लगता है, तो आप कोशिश करिए कि जो आप फोन ले रहे हैं उसका जो कैमरा है उसका अपर्चर बड़ा हो, यानी कि जो नंबर है वो छोटा से छोटा हो, तभी आपकी जो फोटोज है वो काफी अच्छी आ पाएंगी और आप लो लाइट फोटोज भी अच्छी खींच पाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ लेंस की। बहुत सारे जो मिड रेंज के फोन्स होते हैं उसमें जो लेंस होता है वो प्लास्टिक का होता है, और जैसे जैसे फोन की रेंज ऊपर की तरफ बढ़ती है जो लेंस होता है वो ग्लास का होता है। दोस्तों अक्सर बहुत सारे फोन्स में आपने देखा होगा कि जो लेंस है वो बहुत अच्छे ब्रांड से आता है, जैसे कि कार्ल जीन्स का लेंस या सोनी का लेंस। तो ऐसे में जो आपकी फोटोग्राफी होती है बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आप एक फोटो खींचने के शौकीन हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें लेंस कौन सा लगा हुआ है। दोस्तों बात कर लेते हैं फोकस सिस्टम की। आपके फोन में कौन सा फोकस सिस्टम है ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जब आप फोटोज खींचते हैं जब उनमें फोकस नहीं हुआ होता है तो फोटोज ब्लर हो जाती हैं। तो ऐसी फोटोज से बचने के लिए आपको देखना होगा कि आपके फोन में कौन सा फोकस सिस्टम लगा है। आज की डेट में आपको दो टाइप के फोकस सिस्टम मिल जाते हैं, एक है DPAF और एक है PDAF। DPAF का मतलब है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, और PDAF का मतलब है फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस। दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे और फास्ट फोकस सिस्टम है। जब भी आप फोन ले तो आप जरूर देखें इन दोनों में से कोई एक फोकस सिस्टम आपके फोन में जरूर होना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेबलाइजेशन सिस्टम की। आपके फोन में कौन सा स्टेबलाइजेशन सिस्टम है ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी जो वीडियोस हैं वो स्टेबल रहेंगी और शेक नहीं करेंगी। आज की डेट में आपको दो टाइप के स्टेबलाइजेशन सिस्टम मिल जाते हैं, एक है OIS और एक है EIS। OIS का मतलब है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और EIS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। ये दोनों ही काफी अच्छे स्टेबलाइजेशन सिस्टम है। आप कोशिश करिए कि इन दोनों में से कोई एक सिस्टम आपके फोन में जरूर हो। दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर ऑफ कैमरास की। आज की डेट में आपको डुअल कैमरास, ट्रिपल कैमरास, यहाँ तक कि क्वाड कैमरास भी इजीली मिल जाते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस टाइप की फोटोज खींचना चाहते हैं। दोस्तों बात करें अलग अलग कैमरास की, तो आपको मिलता है डेप्थ सेंसर, जिसमें आपको जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है। इसे बोके इफेक्ट या पोर्ट्रेट मोड भी बोलते हैं। अगर आप एक हाई क्वालिटी फोटोज खींचना चाहते हैं एक प्रोफेशनल की तरह, तो ये वाला सेंसर आपके फोन में जरूर होना चाहिए। दोस्तों दूसरे टाइप का जो सेंसर है वो है मोनोक्रोम सेंसर। इसमें जो आपकी फोटोज का कलर होता है वो काफी अच्छा निकल के आता है, क्योंकि इसमें आपका कैमरा दो टाइप की फोटोज खींचता है, एक कलरफुल इमेज और एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, और दोनों को फिर मिला देता है, जिससे आपको जो फोटोज का कलर है वो काफी अच्छा आता है। दोस्तों तीसरे टाइप का सेंसर जो आपको फोन से मिलता है वो है जूम सेंसर, जिसकी मदद से आप बहुत दूर की फोटोज भी बहुत आसानी से बिना पिक्सल्स फटे बहुत ही क्लियरली खींच सकते हैं। अगर आप भी फोटोग्राफी के शौकीन है तो ये सेंसर आपके काफी काम आएगा। दोस्तों चौथे टाइप का जो सेंसर आपको मिलता है वो है वाइड एंगल सेंसर, जिसकी हेल्प से आप काफी बड़े एरिया की फोटो खींच सकते हैं, जिसमें काफी ज्यादा लोग एक ही फोटो में आ सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें सेल्फी कैमरास की, तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखें कि आपका जो सेल्फी कैमरा है उसमें डुअल कैमरास हो और जो दूसरा कैमरा है वो वाइड एंगल सेंसर हो, क्योंकि वाइड एंगल सेंसर की हेल्प से आप बहुत सारे लोगों के साथ सेल्फी खींच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैमरा की इंफॉर्मेशन। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं और आप बहुत सारी फोटोज खींचना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आप अपने ध्यान में जरूर रखिए एक फोन खरीदते वक्त। हाँ, अगर आप जैसे जैसे क्वालिटी की तरफ या कैमरास की तरफ बढ़ते जाएंगे आपका जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा, और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन नहीं है तो आपके लिए डुअल कैमरा या ट्रिपल कैमरा से भी काम चल जाएगा। दोस्तों अगर बात करें बैटरी की, तो बैटरी जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी देर तक आप अपने फोन को यूज कर पाएंगे। आज की डेट में आपको 4000, 5000, यहाँ तक कि 6000 mAh तक की बैटरीज मिल जाती हैं। अब आपके लिए कौन सी बैटरी सही रहेगी ये डिपेंड करता है आपकी यूसेज पे। अगर आप बहुत ही लाइट अपने फोन को यूज करने वाले हैं, काफी लाइट गेमिंग करने वाले हैं, कॉल्स या हल्की फुल्की वीडियोस देखने वाले हैं, तो आपके लिए 3500 से 4000 mAh की बैटरी सही रहेगी। अगर आप मॉडरेट लेवल की गेमिंग करने वाले हैं, 6 से 8 ऐप्स यूज करने वाले हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग करने वाले हैं, तो आपके लिए 4000 से 4500 mAh की बैटरी सही रहेगी। और अगर आप अपने फोन में हैवी गेमिंग करने वाले हैं, वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, काफी ज्यादा ऐप्स यूज करने वाले हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग करने वाले हैं, तो आपके लिए 5000 mAh या उससे ऊपर की बैटरी सही रहेगी। दोस्तों अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आज की डेट में आपको दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं, एक है एंड्रॉइड और एक है iOS।
iOS आपको एप्पल के फोन में मिलता है और बाकी फोन में आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इजी टू यूज होता है और उसमें आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ iOS में आपकी थोड़ी सिक्योरिटी और सेफ्टी बढ़ जाती है और आप थोड़ी सी शो ऑफ भी कर सकते हैं। iOS के कंपैरिजन में आपको एंड्रॉइड फोन ज्यादा सस्ते पड़ते हैं, पर आपको सेम फीचर्स एंड्रॉइड फोन में मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें सेफ्टी और कनेक्टिविटी की, तो आप ध्यान में रखिए कि आप जो फोन ले रहे हैं उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर या फेस आईडी अनलॉक का ऑप्शन जरूर हो, क्योंकि ये मॉडर्न टाइप के सेफ्टी फीचर्स हैं। बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो आप जो फोन ले रहे हैं आज की डेट में वो एटलीस्ट 4G सपोर्टेड तो होना ही चाहिए। और दोस्तों, आपको एक और चीज बता दें कि iOS फोन्स में आपको डुअल सिम के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। अगर आप फोन देख रहे हैं जिसमें आप डुअल सिम लगा सकें, तो आपको एंड्रॉइड फोन्स की तरफ ही जाना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लें।